हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली रीड कराऊंगी, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2003 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। ये हरिवंश राय बच्चन कौन थे, आप लोगों को मालूम है? ये हमारे जो अमिताभ बच्चन जो हीरो हैं उसके पापा थे, मीन्स फादर थे। ओके, हरिवंश राय बच्चन कौन थे? अमिताभ बच्चन के फादर। ओके, ये उनकी आत्मकथा यानी उनकी खुद की जो यादें हैं वो इन्होंने इस चैप्टर में बताई हैं, उनके साथ जो हुआ था। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सृजन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक छायावादी काल के जो कवि होते हैं, कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2 अन्य स्तरों पर इन्होंने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला, मधुशाला के कवि के रूप में, मधुशाला क्या एक कविता है, उसके कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली, शोहरत यानी वो फेमस हो गए कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। यानी वो कहाँ जाने लगे? कवि सम्मेलन में जाने लगे। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते यानी वहाँ पर इकट्ठे होते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेटर्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर इन्होंने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में इन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। इनको कई पुरस्कार मिले, जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि। इनको कई एक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का नियंत्रक, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। ये क्या है? काव्य पंक्तियाँ हैं जो आज भी लोगों की ज़बान पर हैं, यानी आज भी लोग उन कहानियों कविताओं को पढ़ते हैं। ओके, मधुशाला क्या है? मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो और क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक में 4 खंडों में लिखी इनकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, इनका आत्मकथांश है, यानी इनकी आत्मकथा है जो इनकी आप बीती है, इनके साथ जो कुछ घटित हुआ है, यह सब इन्होंने इस चैप्टर में बताया है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनके द्वारा लिखा गया है। उसमें से इन्होंने थोड़ा सा लिया है, वो क्या है? मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, इनका आत्मकथांश में से लिया गया। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? श्यामा था। तो जो हरिवंश राय बच्चन थे, उनकी पहली पत्नी थी, उनका नाम था श्यामा। तो जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी, जीवन संगिनी यानी हमारे जो पत्नी होती है अच्छी तरह से हमारा साथ देने वाली। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी। तो जो श्यामा की बीमारी थी वो किसकी बीमारी हो गई थी? बच्चन जी की। वो उसकी बीमारी को बहुत ध्यान देते थे कि उनकी बीमार हो गई है, कि कुछ हो ना जाए, उन पर बहुत ध्यान देते थे। जो सेवा करते करते ले ली गई थी, जो उन्होंने क्या किया था? श्यामा की जो सेवा की, श्यामा को क्या हुआ था? ज्वर आया था, यानी बुखार इतना आया था, महीनों वो बुखार में पड़ी रही और वो ठीक नहीं हुई। तब बच्चन जी उनकी बहुत ध्यान रखते थे और यही ध्यान रखते रखते एक दिन उन्होंने कह दिया कि श्यामा की बीमारी भगवान मुझे दे दे, और वही हुआ। तो उनको यही लगता है कि शायद मैंने उस समय गलत बोला, अगर मैं नहीं बोलता तो मैं आज बीमार नहीं पड़ता। ओके, बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है।
प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य स्वर निपुण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद रखूं, श्री हरवंश राय बच्चन की क्या है, ये आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार बच्चन की जो बीमारी थी, उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की, किसकी, श्यामा की, और सेवा करते करते वे स्वयं भी बीमार हो गईं और उसी बीमारी से उनकी मृत्यु, किसकी, श्यामा की। श्यामा ने अपने पति की, जो बच्चन जी थे, उनकी बहुत सेवा की। सेवा करते करते उन्होंने खुद भी बीमार हो गईं और वो जो मरने वाले थे, कौन, पहले बच्चन जी की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन वो तो जिंदा रहे, लेकिन उनकी पत्नी श्यामा मर गई। क्या, क्योंकि उनकी सेवा इतनी की, सेवा करते करते उन्होंने ये तक ध्यान नहीं दिया कि वो खुद भी बीमार हैं। तो प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की याद प्रस्तुत की है। चलिए आइए चैप्टर रीड करते हैं, इसमें उन्होंने क्या लिखा है। तो ये मैं मीन्स बच्चन जी। तो बच्चन जी अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से ना थे। दुलारने वालों यानी प्यार से उनको सहलाकर रखना होता है, दुलारने वाला यानी कि वो अपनी बीमारी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो बीमारी में भी क्या करते थे, काम किया करते थे, और बीमारी में तो वो ज़्यादातर काम किया करते थे। तो सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भर था। उनको बीमारी से डर नहीं लगता था कि बीमारी आएगी, बीमार पड़ जाऊंगा, मैं बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझसे काम कैसे होगा। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। वो क्या करते थे, जब वो बीमार होते थे तो वो और भी ज़्यादा काम करते थे। ओके, तो शायद मैंने, तो कौन कह रहा है, मैंने किस पे बताया गया है, मैं और मैंने, ये बच्चन जी के लिए बताया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा बताई है, इसलिए जहाँ पर मैं और मैंने आए तो वो समझ लेना कि आप बच्चन जी अपने बारे में बता रहे हैं। ओके, तो शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ ना रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर ना लेटता हुआ, खाट नहीं पकड़ते थे, यानी वो बिस्तर पर लेटते नहीं थे और भी अपने काम लेते थे। यानी वो बीमारी में भी, जो मैंने आपको पहले बताया, जब उनको ये सब होता था, सर्दी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, तो इसमें वो बिस्तर नहीं पकड़ते थे, वो और भी ज़्यादा काम करते थे। उनका काम क्या था, स्कूल में पढ़ाने जाना, ट्यूशन पढ़ाना और पुस्तक लिखना, कहानी लिखना, ये सब उनका काम था। तो वो और भी ज़्यादा काम करते थे। मुझे भरे भुट्ट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। जोश यानी और भी ज़्यादा उनमें एनर्जी आ जाती थी। पढ़ा था, मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। तो उनका कहना ये था, ये बीमारी तो किसकी, अमीरों की है। गरीब बेचारा बीमारी नहीं देखता। अगर वो बीमारी देखने चलेगा तो काम नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या। अमीर लोगों के पास तो पैसा होता है, बीमार हुए बिस्तर पर लेट गए, पैसा तो उनका होता ही है। बट गरीब क्या करेगा बेचारा, गरीब कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। तो वो यही कह रहे हैं कि ये बीमारी तो अमीरों की होती है, गरीबों के लिए नहीं होती। बीमारी तो उन्होंने क्या बोला है, बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको आप ध्यान रखना। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उससे पीछे ना लगाना चाहिए। ओके, और उनको कौन कौन सी छोटी मोटी बीमारियाँ होती थी, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द। ओके, और जोश का मैंने क्या बताया था, जोश मीन्स और एनर्जी लाना। ओके, तो यही है जो अंडरलाइन किया, उसको ध्यान देना। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे पीछे ना लगाना, यानी गरीबों के लिए तो वह
बीमारी बीमारी नहीं होती, वो बीमार होते हैं फिर भी वो काम करते हैं। ओके, तो ये कहते हैं लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। यानी उनको जितना ज़्यादा बुखार आएगा उतना ही वो ज़्यादा काम करते थे। तो वो यही कह रहे हैं कि जितनी तेज़ उन्हें बुखार आता था तो एक तरह की आग, बुखार में हमारा शरीर कैसे तपता है, शरीर में से ऐसा लगता है आग निकल रही, तो उससे तरह की आग, जिससे मेरी अनुभूतियाँ यानी उनकी काम करने की इच्छा, तो और क्या हो जाती थी, अनुभूतियों में ताप आता है, यानी उनकी जो सोच थी काम करने का वो था, तो उसमें और एनर्जी आ जाती थी, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। यानी उनका हृदय और काम करने के लिए चालू पड़ जाता था कि उनको और ज़्यादा वो काम करने लगते थे। ओके, एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं करूँगा कि बुखार में मैं अदबदाकर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हसबा मामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग कौन है ये? किपलिंग एक फ्रांसीसी, यानी किपलिंग एक विदेशी उसका नाम है। किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं ना देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविताएं सात्रम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसिफस, बरकस, हनुमान मैंने प्लूरसी में पढ़े लिखी थी। प्लूरसी एक बीमारी है, वो जब होती है जब हमारे फेफड़े होते हैं उसमें पानी भर जाता है, उसको बोलते हैं प्लूरसी। ओके, बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित ना करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। यानी कि मुझे जब मैं बीमार होता था या मुझे कोई बीमारी होती थी तो मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता, विश्राम तिवारी कहा करते थे। मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यानी कि जब कहते हैं मार के पीछे भूत भागे, जब हम किसी को हम अपने पीछे लगाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे पीछे लगेगा। तो वो यही कह रहे हैं काम के पीछे बुखार, जब हम काम करेंगे तो बुखार हमारा सारा गायब हो जाएगा। तो इन्होंने एक सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। ओके, यह बुखार मामूली ना था, लेकिन क्या था, हरवंश राय जी ने उसको मामूली समझ लिया था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था, और शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। क्योंकि उनके घर में उसी से उनका खर्चा चलता था, घर का खाने पीने का, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाते थे और जो स्कूल से आती थी उनकी सैलरी, उसी से उनका घर का खर्चा चलता था। और उन्होंने कुछ उधार ले रखा था तो वो भी हुए उसी में से निकालते थे। तो स्कूल बंद था तो उनका घर का खर्चा कैसे चलता, ट्यूशन पढ़ाकर। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, जो कहानियाँ लिखते थे वो किताबें अभी नहीं बिक रही थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, यानी उनको 10 दिन बुखार आया, 20 दिन आया,
महीने भर चला, यानी महीने भर बुखार आया। 2 महीने हुए और जुलाई आ गई, यानी छुट्टियां हमारी कब पड़ती हैं? अप्रैल। तो 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, इसी तरह जुलाई भी आ गई। अप्रैल मई की छुट्टियां भी, मई जून की छुट्टियां निकल गई, जुलाई भी आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता। बुखार था उनके लिए, इसीलिए ट्यूशन भी उनको जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि वह बुखार उनका ठीक ही नहीं हो रहा था। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता, तो वो छुट्टियों में तो कैसे भी करके उन्होंने एक टाइम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, क्योंकि उनको स्कूल नहीं जाना पड़ता था। बट स्कूल भी चालू हो गए और उनको बुखार भी आ रहा था, तो वो स्कूल जाते थे, उसमें उनका टाइम जाता था। फिर शाम को उनका ट्यूशन जाने पर समझ में नहीं आ रहा था कि ट्यूशन कैसे जाएं, क्योंकि दिन भर तो उनका स्कूल में ही हो जाता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच। तो कि शाम को उनका बुखार सुबह में तो होता नहीं था बिल्कुल भी, और शाम तक उनका बुखार कितना हो जाता था? 101 डिग्री या 102 डिग्री के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी हुई। दवा जो कराई थी उन्होंने, वो शौकिया दवा वाटू एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है? हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? यानी कि ये उन्होंने एक बार, उनकी पत्नी जो थी श्यामा, वो बहुत बीमार हो गई, उन्होंने खाट पकड़ ली और उनको बुखार बहुत आया। तो उस समय हरिवंश राय जी ने कह दिया, बातों बातों में ऐसे कह दिया कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। तो कह रहे हैं, क्या वही बात सच हो गई? क्या मैंने बोलकर गलत किया? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? तो वो यही सोचने लगे, क्या उसकी बीमारी मुझे लग गई? मेरे कहने से क्या उसकी बीमारी मेरे लिए आ गई? तो वैसा कहने लगे जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था। उनको टेंशन थी, किसको? हरिवंश राय जी के पत्नी श्यामा को। लेकिन वो उनके सामने शो नहीं करती थी, बताती नहीं थी कि वह उनकी चिंता करती है, लेकिन यह बीमारी की चिंता श्यामा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा, किसने? श्यामा ने। एक दिन श्यामा ने बच्चन जी से कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, परीक्षा मीन्स टेस्ट कराऊं। मैंने टाल मटोल की, यानी बात को टाल मटोल दिया, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा? मैं जब तक अपने को, यानी बच्चन जी अपने को डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे वह ना नहीं खाएंगी। तो उन्होंने क्या कहा श्यामा जी ने, कि जब तक आप, यानी बच्चन जी, अपने आप को डॉक्टर के लिए नहीं बताएंगे तब तक श्यामा खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतने ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, ऐसा बच्चन जी सोचने लगे। इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। तो उनको क्या लगा कि अब मेरी इतनी ज़िंदगी कितनी मेरी बीती है, सो मैं मरने वाला हूँ। अब क्या मेरी इतनी ही ज़िंदगी है? क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी जब उन्होंने बोला था कि श्यामा की बीमारी मैं लेने जा रहा हूँ? तो कह रहे हैं, क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी खुद ही कर दी थी?
सबसे मर्म वैधी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य लिखा है। वैधव्य यानी विधवा होना। तो वो कह रहे हैं क्या श्यामा के भाग्य में विधवा होना लिखा है। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना, यानी कि उनको ये चिंता खाई जा रही थी कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद श्यामा का खर्चा कौन उठाएगा, मेरा कर्जा कौन निकालेगा। तो उन्हें इससे पहले, बीमारी से पहले जीना मरने से ज़्यादा कठिन लगा, क्योंकि वो घर पर ही रहते थे, बिस्तर पे पड़े रहते थे, तो घर का खर्चा कैसे निकले, ऊपर से कर्जा था, वो कर्जा कैसे निकालें। तो उनको ये चिंता खाए जा रही थी। पूरे आराम के अर्थ होंगे यानी ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो वगैरह तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। सालिग्राम कौन थे, उनके भाई थे। सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इधर इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया, यानी हरवंश राय जी के माता पिता को एकदम से धक्का लगा कि बच्चन जी को बीमारी है। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ मत, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। सालिग्राम असमर्थता की एक उदास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई, यानी श्यामा ने उनकी बहुत सेवा की। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की, मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी है। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, यानी वो उनकी जो चिंता थी वो समझ लेती थी। तो वो पूछती हैं, किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। तो श्यामा कहती हैं, अगर आप चिंता करते रहोगे तो दवा कहाँ से असर करेगी। हरवंश राय जी ने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपये, यानी कि पहले के ज़माने में 400 रुपये की कितनी वैल्यू थी, उनके ऊपर कितने रुपए का कर्ज था, 400 रुपये। तो वो ये कहते हैं कि ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपये कर्ज है। करीब 100 अन्य मित्रों के तो कितने हो गए, 500 रुपये। उनके ऊपर कितना कर्जा था, 500 रुपये का कर्जा। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा। किसे, श्यामा को, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। किसने कहा, श्यामा ने। कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। यानी मुझे लगा कि मुझे अब चिंता नहीं करनी चाहिए। जितनी ज़िंदगी है आराम से जियो, चिंता क्यों करूं। तो उसे गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्जा उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा।
नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था, यानी कि उनकी जो दवा चल रही थी तो वो दवा उनकी 15 दिन चली और 15 दिन की दवा में ही उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि मेरे पिताजी घर को हाथ लगाएं, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक सरल स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग्य नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, यानी कि वो कह रहे हैं किसी के लिए नहीं जीऊँ, लेकिन मैं अपनी श्यामा के लिए ये सब करूँगा। मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प से मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुँहफट यानी जो मुँह से निकला वही बोल दिया, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। तो स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। तो मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबूजी मुक्ता प्रसाद ने लुई कूने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी एक बीमारी के लिए लुई कूने क्या, उन्होंने बताया, ठंडे पानी के टब में बैठकर सिटीज बाथ लेने का विधान था, यानी कि ठंडे पानी में बैठ जाओ। वो क्या था, लुई कूने के पानी का इलाज, उसे क्या बोलते हैं, सिटीज बाथ। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कूने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। ना दवा पर कुछ खर्च, ना खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था, क्योंकि उनके पास तो घर में खर्चे के लिए कुछ नहीं था, तो कहाँ से खर्चा करते, और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने BK मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला, यानी जो डॉक्टर थे उनका जो नुस्खा जो उन्होंने बताया था उसको उन्होंने फाड़ दिया और कूने के अनुसार सिटस बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्थ पंथा कहा, यानी खुद के बारे में सोचना है तो सोचो, आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। स्वस्थ यानी खुद का रास्ता कहा और मेरे पीछे चले। उन्होंने कहा, जिस रास्ते पर आप चलोगे उसी रास्ते पर मैं भी चलूँगी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रहीं। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बहुत सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। हालांकि वो बीमार थी, लेकिन उन्होंने हरवंश राय जी के सामने कभी इसको सामने नहीं आने दिया कि वह भी बीमार हैं, और शायद यही आगे जाकर उनके लिए बहुत बड़ी साबित हुई। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया
उतना किसी ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठयोग की समझ में नहीं आता कि उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। कौन? श्यामा। और फिर ना उठी। 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजय हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। और क्या हुआ? वो क्या हुआ? उनकी देखभाल करते करते, उनकी बच्चन जी की सेवा करते करते खुद की बीमारी भूल गई। और जिस दिन बच्चन जी ठीक हुए उस दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और वह मर गईं, उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी। ऐसे प्लूरिसी एक दांतों की बीमारी होती है, मीन्स फेफड़ों में पानी भर जाना। टाल मटोल मीन्स टालना। अदायगी मीन्स होता है देना, किसी को प्रदान करना। नुस्खा आपको मालूम होगा, उपाय होता है। आत्मनिग्रह यानी आत्मा पर अंकुश लगाना। एलोपैथी अंग्रेजी पद्धति की आचार पद्धति यानी आचार पद्धति, अंग्रेजी दवा। नेचुरोपैथी मीन्स होता है प्राकृतिक, नेचुरल जो बोलते हैं नेचुरल, तो नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक उपचार पद्धति। तो यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है, एक एक वाक्य में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियाँ रहती थी। तो ये स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है कि उनको कौन कौन सी बीमारियाँ रहती थी। ओके। सेकंड है, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे। क्योंकि ये तो आपको मालूम है, क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? सिटीज बात का। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सविस्तार उत्तर दीजिए। सविस्तार यानी उसको विस्तार में बड़ा करके आपको बताना है। तो नंबर 1 है, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। तो ये भी आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया था, क्योंकि उनको बीमारी में उनके अंदर और एनर्जी आ जाती थी और उनके अंदर काम करने की अनुभूति और ज़्यादा हो जाती थी। ओके, इस तरह से आपको पैराग्राफ से निकाल कर लिखना है। सेकंड है, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई। तो ये भी आपको मालूम है क्यों संभल गई, क्योंकि श्यामा को ये डर था कि उनका कांपकर देखकर, यानी जब उनकी बीमारी के बारे में, हरवंश राय जी की बीमारी के बारे में पता चला तो श्यामा कांप उठी, एकदम से चौंक गई कि अरे ये बीमारी है। लेकिन उन्होंने उसको सामने नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा देखकर बच्चन जी टेंशन करते, यानी चिंता करते, इसीलिए वह खुद संभल गईं। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने उनके लिए, श्यामा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था, कोई भी जमा पूंजी नहीं थी, ऊपर से कर्जा था। तो उनको ये चिंता खाई जा रही थी कि मेरे मरने के बाद क्या श्यामा को मैं कर्जा निकालने के लिए छोड़कर जाऊंगा, क्या वो मेरे बाद मेरा कर्जा निकालेगी। नहीं, उनको क्या लगा, जीने का संघर्ष करना चाहिए। उनको ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए तो जीना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चन जी ने पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, बच्चन जी की पारिवारिक स्थिति क्या थी, आर्थिक विपन्नता के बारे में आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ओके। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। तो इसमें नंबर 1 है बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे ना लगाना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि बीमारी क्या है, अमीरों की बीमारी अमीरों की होती है, क्योंकि अमीरों के पास तो पैसा होता है। अगर वो बीमार हुए 4 दिन बिस्तर पर रहे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन गरीबों को बीमारी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर गरीब बीमार होगा तो बीमार पड़ेगा, बिस्तर पे पड़ जाएगा तो उसका घर का खर्चा कैसे निकलेगा। इसीलिए कहा गया है कि बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे ना लगाना चाहिए। तो सेकंड है काम के पीछे बुखार भागे। तो इसका मतलब ये है कि काम के पीछे जब हम मन लगाकर काम करेंगे, बीमारी में भी हम काम करें तो बुखार भी बीमार हम नहीं लगेंगे और बुखार भी हमारा भाग जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 आया शब्द समूह के लिए एक एक शब्द जहाँ सरल लिया जा सके, तो उसे क्या बोलेंगे, शरणार्थी। नंबर 2 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद, और नंबर 3 शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है विरोधी शब्द लिखिए, चिकना, चिकने का क्या होगा, खुरदरा, मधु, कलश, विमुक्त। इसका आपको क्या करना है, विरोधी शब्द लिखना है। ओके, चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। तो आप लोग क्या करना, मैंने चैप्टर आप लोगों को बताया, रीड कराया, ध्यान से सुनना और स्वाध्याय आप लोगों को अपने नोटबुक के अंदर फिल करना है। ओके, थैंक यू।